रुखसती का वक्त था। मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ रखा। अब्बा के कांपते हुए बाजू मुझे साफ महसूस हो रहे थे और कांपती हुई आवाज आई, बेटा अब वही तुम्हारा घर होगा, सब्र और बर्दाश्त से काम लेना। कभी भी जिस बात में आकर नहीं सोचना, जरूरी नहीं कि वहां हर चीज तुम्हारे घर के माहौल के मुताबिक हो। उनके माहौल को चेंज करने की कोशिश नहीं करना, बस उन जैसी बन जाना। शरीफ और माँ बाप की इज्जत रखने वाली बेटियों के जनाजे ही उनके ससुराल से उठते हैं। वो लड़ झगड़ कर कभी कदम बाहर नहीं निकालती, अपने शोहर की इज्जत का हमेशा पास रखती हैं। अल्लाह तुम्हें खुश आबाद रखे। मेरी आंखों से आंसू मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। आखिरकार मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल की दहलीज पर कदम रखा तो वो एक महल की तरह खूबसूरत था। ये घर मेरे ख्वाबों से कहीं बढ़कर था। मेरी सास ने मुझे लाकर ड्राइंग रूम में बिठाया और मेरे ऊपर से चादर उतारने लगी। मैंने आज से पहले कभी अपने शोहर को नहीं देखा था। मेरे शोहर की आवाज आई, अम्मा चादर मत उतारना। हाल में इतने लोग जमा है। माँ कहने लगी, क्या हो गया है अहमद? आज तो तुम्हारी शादी है, वो तुम्हारी दुल्हन है और घर में सारे अपने रिश्तेदार हैं। फिर क्या हो गया अगर वो तुम्हारी दुल्हन को देख लेंगे? मैं अपनी सास की इस बात पर हल्की सी मुस्कुराई थी। दिल में ख्याल आया कि मेरा शौहर मेरे मामले में कितना पोसेसिव है। मैं उसकी इज्जत हूं, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी गुस्से से भरी हुई आवाज आई कि पहले मैं उधर सारी बगैरती बर्दाश्त करता रहा हूँ। बगैर चादर के इसको स्टेज पर बिठा दिया गया था। मैंने आपसे कहा भी था कि पहले वहां बात करना। मैं सिर्फ मेहमानों की वजह से खामोश हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, चादर मत उतारे। वीना से कहे इसे कमरे में ले जाए। उसकी बात से ज्यादा उसका लहजा खतरनाक था। मैं तो खौफ के मारे कांपने लगी। मेरी सास ने चादर नहीं उतारी और मेरी नंद वीना को आवाज दी कि वो मुझे कमरे में ले जाए। वीना मुझे कमरे में ले आई। कमरा बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। मैं अहमद की बातें सुनकर घबरा गई थी। तो वीना मेरा गाल छूकर मुस्कुराकर कहने लगी, आप बहुत लकी हैं। भाई अपनी चीजों के बारे में बहुत पोसेसिव है, आपको भी कभी किसी गुड़िया की तरह संभाल कर रखेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की थी। मुझे ये कहकर चली गई। मैं कमरे का जायजा लेने लगी। बहुत खूबसूरत कमरा था। मेरे शौहर ने जहेज लेने से मना कर दिया था। मैं भी फिर दिल में सोचने लगी कि हम इन लोगों के शायाने शान जहेज दे भी नहीं सकते थे। अच्छा ही हुआ इन लोगों ने खुद ही मना कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया। जो रूप उसका मैंने बाहर देखा था, मैं डरी हुई थी कि जाने मेरे साथ ये कैसा सलूक करेगा। मेरे पास आकर बैठ गया, मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसकी आवाज आई कि मुझे औरतों का घर से बाहर जाना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि मेरी बीवी हिजाब में रहे। बिला वजह मोबाइल इस्तेमाल करना भी नहीं पसंद। तुम्हारे मोबाइल में वही नंबर होंगे जिनकी इजाजत मैं दूंगा। तुम उन लोगों से मिलोगी जिससे मैं कहूंगा। अब तुम्हारा शौहर मैं हूँ। मुझसे बगैर पूछे तुम इस कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकती। लेके जाने से पहले तुम्हें मुझसे इजाजत लेना होगी और मुझे साथ लेकर जाना होगा। और वहां सवाई अपने बाबा के तुम्हें किसी मर्द से बात करने की जरूरत नहीं। और भी न जाने वो क्या क्या कह रहा था। मैं डर गई, खौफ से कांप रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। इतने बड़े घर और इतने पैसे का मालिक इतना छोटा दिल लगता है, इतना तंग जहन रखता है। जाने जिंदगी कैसे गुजरेगी। उसकी सारी बातें सुनकर मैंने सिर्फ जी कह दिया था। उससे अगले दिन नाश्ते पर जाने के लिए मैंने कपड़े चेंज किए, हल्का सा मेकअप किया। मुझे देखकर मेरा शौहर खुश हो जाएगा। वो वॉशरूम से निकला तो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, ये मेकअप क्यों किया? मैं डर गई और डरते हुए कहा कि बस ऐसे ही। तो उसने कहा, जाओ अभी मुंह धोकर आओ। मैंने कहा, जी? तो जवाब में उतने ही गुस्से से बोला, तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आती? मैंने कहा, 1 मिनट में मुंह धोकर आओ और आइंदा मैं तुम्हारे चेहरे पर मेकअप ना देखूं। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि मैं बिजली की तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी थी। वहां जाकर मुंह धोती रही, उसके साथ आंसू भी बहाती रही। इस शख्स को जाने कैसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर अब्बा की ये बात याद आई कि इस घर के माहौल जैसा वो घर नहीं होगा। तुम उनके मुताबिक ढल जाना। बाहर निकल आई। थोड़ी देर के बाद मुलाजमा आई कि घर आकर कमरे बाहर आकर नाश्ता कर ले। जब मैं अपने शौहर के साथ बाहर निकलने लगी कमरे से, तो वो मेरी तरफ पलट कर कहने लगा, दुपट्टा सही से लो और खबरदार मैं तुम्हारी नजर भी किसी मर्द की तरफ उठते ना देखूं या किसी से बात की तो। मैंने जी कहकर जल्दी से उनके पीछे हो ली थी। वो मेरे साथ नाश्ते की टेबल पर आ गया। मेरे साथ जगह अपने साथ जगह बनाई। मैं वहीं बैठ गई। नाश्ते की टेबल भी बहुत बड़ी थी। वहां कम से कम 20-25 लोग बैठ सकते थे। काफी सारे मेहमान जमा थे। मेरी सास कहने लगी, नाश्ते के बाद अहमद तुम जारा को पार्लर ले जाओ, ठीक 3 बजे मेहमान आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ वलीमा टाइम पर हो जाए। मैं नाश्ता कर रही थी कि मेरे शौहर की आवाज आई, वलीमा नहीं होगा, आप कैंसल कर दे। सब हैरान होकर पूछने लगे, मगर उसने कहा कि मैंने कह दिया ना, नहीं होगा तो नहीं होगा, आप कैंसल कर दे।
सब लोग खामोश हो गए। मुझे समझ में आया कि यहाँ किसी को भी उसके सामने बोलने की इजाजत नहीं थी। मेरा एक छोटा देवर भी था, वो मेरे साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गया और कहने लगा, भाभी अभी तो मेरी रस्म रहती है, भाई बहुत जल्दी आपको कमरे में ले गए थे, अब तो मैं पैसे वसूल करके रहूंगा। घुटना पकड़ाई की रस्म छोटा देवर ही करता है। ये कहते हुए उसने मेरे घुटने पर हाथ रखा और मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी कि मेरी नजर अपने शौहर के चेहरे की तरफ पड़ी, जहां इतना गुस्सा था कि मैं घबरा गई और जल्दी से उठकर खड़ी हुई और कमरे की तरफ भागी थी। मैं नहीं जानती कि किस किस ने मेरे पीछे क्या कहा था, मगर मैं डर रही थी कि अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। थोड़ी देर के बाद वो सुख चेहरे के साथ कमरे में आया। उसने मुझे बाजू से पकड़कर खींच कर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मेरे बाल पकड़ लिए। मुझे कहने लगा, बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें मुझे तंग करना, वो तुम्हारा देवर है, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? उसने तुम्हारे घुटने पर हाथ रखा और तुम मुस्कुरा रही थी, उससे कोई जायज रिश्ता नहीं था तुम्हारा। तुम इतनी आवारा औरत हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। उस वक्त वो मुझे किसी पागल की तरह लग रहा था जो जनूनी होता है। मैंने अपने बाल छुड़वाने की कोशिश की और कहा, आप पागल हैं, आप पागल हो गए हैं, आपको किसी पागल से शादी करनी चाहिए थी, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ये कहकर मैंने उसे धक्का दिया, वो पीछे की तरफ हटा। बस फिर उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे बहुत मारा। घर के सब लोग दरवाजा बजा रहे थे और मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। वो मुझे छोड़कर बाहर चला गया तो वीना और मेरी सास जल्दी से कमरे में आए थे। उन्होंने मुझे दिलासा दिया, मेरे आंसू साफ किए, मेरे जख्मों पर मरहम लगाई। मैं रोए जा रही थी, जिद कर रही थी कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। वो पागल है, उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी सास और मेरी नंद मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे समझा बुझाकर बाहर निकली कि वो आदत का ऐसा है, बस तुम किसी मर्द से बात मत करना, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। जैसे ही वो कमरे से निकली, मैंने बैग लिया और घर से चोरी छुपके निकल आई थी। इस खूबसूरत जहन्नम में मैं नहीं रहना चाहती थी। मैं अपने घर आई और मेरी माँ ने जैसे दरवाजा खोला, मुझे देखकर हैरान रह गई। मेरा कोई भाई नहीं था, हम 3 बहनें थी। बड़ी बहन की शादी हो गई थी और दूसरे नंबर पर मैं थी, तीसरी मुझसे छोटी थी। सब लोग मेरे पास जमा हो गए। अब्बा घर नहीं थे, बाहर गए हुए थे। मैं काफी देर रोती रही। माँ ने मुझे पानी दिया और फिर मैंने उनको सारी बात बताई। जब उनको सारी बात बता रही थी तो जाने किस वक्त वो आए और मेरे पीछे खड़े होकर मेरी बात सुन रहे थे, क्योंकि जब मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे पीछे थे। अब्बा का भी सर झुक गया था। सब लोग खामोश थे। अब्बा को मेरे चेहरे और मेरे हाथों के जख्म नजर आए थे। 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि हमारे घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। मेरा शौहर और मेरी सास आए थे। मैंने उन्हें देखकर दूसरे कमरे में आ गई। घंटा आपस में बातें होती रही। जाने क्या बात हुई या क्या फैसला हुआ कि बेटियों का मजबूर बाप, मेरा बाप, मेरे सामने आया और कहने लगा, मेरी बेटी जाओ, अब वही तुम्हारा घर है। उसकी माँ ने जबान दी है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। वो शर्मिंदा भी है और माफी मांग रहा है। मैं तुम्हें घर नहीं बिठा सकता, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने कल अभी तो तुम्हें रुखसत किया है। ये कहकर अब्बा रोने लगे। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वहां जाऊं, लेकिन बाप के आंसू और मेरी माँ की खामोशी ने फिर मुझे मजबूर किया कि मैं उस वहशी इंसान के साथ वापस आ गई। घर आकर मुझे कहने लगा कि पहली बार और आखिरी बार तुमने ये जुर्रत की है कि तुम घर छोड़कर गई हो। आज के बाद ऐसा किया तुम बात करने से पहले मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने बाप का झुका हुआ सर याद आया और मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब ये जैसा है मुझे उसके मुताबिक बन जाना चाहिए। मैंने हिजाब करना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ती, कुरान पाक पढ़ती और जैसा वो मुझसे कहता मैं वही करती थी। कमरे से भी नहीं निकलती थी और सास कमरे में आते थे, वीना और सास वहीं उनसे बात करती थी। 3 टाइम का खाना भी मुलाजिमा कमरे में दे जाती थी। कुछ दिन गुजरे कि मैं तंग आ गई। एक ही कमरे में रह रहकर इंसान पागल होने लगता है। वो सुबह ऑफिस चला जाता, शाम को 3 बजे वापस आता। अब वो मेरे साथ कुछ बेहतर था। मेरे पास बैठकर खाना खा रहा था कि मैंने उसका मोबाइल पकड़ लिया। उसने तकिए से टेक लगा ली और उसको नींद आ गई। मैं मोबाइल चलाने लगी। अभी 20 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उसकी आंख खुली और उसने मेरी तरफ देखा। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। इसका सीधा हाथ उठा और मेरी गर्दन की तरफ आया। उसने मेरी गर्दन दबोच ली और वो मेरा गला दबाने लगा। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो चीख रहा था कि किससे फोन कर रही थी तुम, किससे मिलने के लिए बुला रही हो, घर छोड़कर भागना चाहती हो? और वो मुझसे कुछ न बन पाई तो मैंने अपना एक पाँव बढ़ाकर उसकी नाक पर मारा था। पाँव इतनी जोर से लगा कि उसने हाथ छोड़ा और मेरी सांस निकली। मुझे खांसी आना शुरू हो गई। मैं दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। वो मेरे पीछे आने लगा। उसने मुझे बाजू से पकड़कर कमरे के अंदर किया और मारने लगा। जब मार मार कर थक गया तो बैठ गया। एक लम्हे के लिए वो बैठा तो मैं भागकर कमरे से निकल आई और बाहर से कुंडी लगा दी।
वो चीखने लगा और कहने लगा कि दरवाजा खोलो। मैं दौड़ती हुई अपनी सास के कमरे में आई जहां ऊंची आवाज में एलईडी चल रही थी। मुझे आता देखकर वो घबरा कर उठी। उनके पास बैठते ही मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरी नंद और मेरी सास मेरे पास थी। एक डॉक्टर भी खड़ी थी। मेरे होश पे आने पर डॉक्टर चली गई तो मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगी, ये अहमद की दूसरी शादी है। वो अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर वो औरत करदार की कच्ची निकली। शादी के बाद किसी से राब्ते में रही और उसी के साथ भाग गई और अहमद से तलाक ले ली। बस उसके बाद ये टेंशन में चला गया। हम सब की मेहनत से कुछ बेहतर हुआ है। तुम इसे प्यार से समझाओ और उसे टेंशन से बाहर ले आओ। हमने तुम लोगों से जहेज भी नहीं लिया, तुम पर कोई बोझ भी नहीं डाला। मैं चाहती हूँ कि गरीब लड़की घर की लड़की लाऊंगी। मैं यही चाहती थी जो मोहब्बत से मेरे बेटे को इस दुख से निकाल लेगी। सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या कहती। मेरी बात सुनकर उसने नजर झुका ली थी और खामोश हो गई थी। उसी वक्त मेरी बहन और मेरे बहनोई फेरोज भाई और आलिया आपा मुझसे मिलने के लिए आ गए। जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो बहुत परेशान हुए। मैं रोते हुए आलिया आपा के गले लग गई। फिरोज भाई हमारे भाइयों की तरह थे। उन्होंने कभी हमें एहसास नहीं दिलाया था कि वो हमारे बहनोई हैं। मैं उनके पास तो बैठी थी, मगर मुझे अंदाजा था कि अगर मेरा शौहर आ गया, उसने मुझे अपने बहनोई के पास बैठे देख लिया तो वो जान से मार देगा मुझे। मगर आलिया आपा ने अब्बा को कॉल की, अब्बा आपको ज़ारा जिंदा चाहिए या नहीं। आगे से अब्बा का जवाब आया था कि क्या मतलब, क्या कह रही हो। तो आलिया आपा ने कहा, आपको लोगों की बातें सुनना मंजूर है या बेटी की लाश वसूल करना। तो अब्बा खामोश हो गए। आपा कहने लगी, वो जाहिल इंसान मार देगा इसको। मैं इसको अपने साथ लेकर आ रही हूँ। उनकी बात सुनकर अब्बा खामोश हो गए और आपा मुझे जबरदस्ती अपने साथ घर ले गई थी। मेरी हालत देखकर मेरे बाप ने मुझे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। मेरी सास ने हमें बहुत रोकने की कोशिश की थी, मगर आपा नहीं रुकी। मेरे बहनोई ने खुला का केस कर दिया और ये सब मेरे अब्बा की मर्जी से हो रहा था। अहमद अपनी माँ के साथ दोबारा आया था, मगर अब्बा ने उनको मिलना ही जरूरी नहीं समझा। हमने दरवाजा ही नहीं खोला। मेरी सास बहुत दफा आई, मगर हमने खुला ले ली। फिर मेरे लिए एक और रिश्ता आया। लड़का एक बेटी का बाप था और उसकी पहली बीवी मर गई थी। घर में ये रिश्ता किसी को मंजूर नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी थी और वो शादीशुदा था। मगर फिरोज भाई ने काफी तारीफ की तो अब्बा मान गए और मेरी शादी हो गई और अब मैं अपने घर में खुश हूँ। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि बहन बेटियों को किसी ऐसे रिश्ते निभाने के लिए मजबूर मत करें जहां उनकी जिंदगी जहन्नम हो। बहन बेटियों को किसी ऐसे रिश्ते में बंधे रहने पर मजबूर नहीं करना चाहिए जहां उनकी इज्जत नफ्स और जिंदगी महफूज ना हो, क्योंकि शादी का मकसद सुकून होता है, ना कि जहनी और जिस्मानी अजियत। वालिदैन को माशरे की बातों से ज्यादा अपनी औलाद की जान और खुशी को मुकद्दम रखना चाहिए ताकि वो किसी बड़े हादसे से बच सकें। बाकी हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब